हाय। एमसीक्यू सीरीज़ का ये थर्ड ट्यूटोरियल है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर पर बेस्ड है और टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं एमसीक्यूज़ को और उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्प भी मिल रही होगी। और अगर आप और कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप नोट सीरीज़ वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको बुक में किसी चैप्टर में किसी लाइन में दिक्कत हो रही है तो किसी टॉपिक को समझने में, तो आप हमारा चैप्टर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने उसको कम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है और एमसीक्यूज़ में अब मैं लेके चल रहा हूँ। और एमसीक्यूज़ में भी ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ज़रूरी डिस्कशन करता भी चल रहा हूँ। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो मैंने दिए, जो आपने डिफरेंट रेफरेंस बुक्स खरीद के, गाइड्स खरीद के पढ़ी होंगी, तो वही आ जाए ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने उनके बारे में थोड़ा सा इधर उधर 19-20 दाएँ बाएँ थोड़ा सा समझ लिया ना, तो उस पे बेस्ड और भी एमसीक्यूज़ आएंगे तो आप दे पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 और 48 के बीच में जो है हम उन्हें पढ़ना है। और मैं अब थोड़ा छोटे ट्यूटोरियल बनाऊंगा और एक या दो टॉपिक्स को ही मैं एक वीडियो में कवर कर रहा हूं अब। और इस ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि द एज ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेंगे और फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830-48। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ रॉन्ग अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830-1848। वैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा कि आपकी बुक में है वो है कि लिबरल्स जो थे वो किस प्रकार की डिमांड थी उनकी, जो अभी हम देखेंगे, और कौन लोग उसको लीड कर रहे थे। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1824 में कंप्लीट होता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर 1830 में जो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन है उसे हमें देखना है, जिसे हम जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर एक सिलिशिया में आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा 1845 में, जो कि जो वीवर्स होते हैं उनका होता है। फिर 1848 में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर फिर हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और फिर फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अगले के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो ये सीक्वेंस है जो हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830-48 से रिलेटेड यहाँ पे आपको ABCD 4 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। ये जो रॉन्ग मैं इसलिए जानबूझ के पूछता हूँ जिससे कि 3 सही मिले और इस हिसाब से आपको इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स भी क्लियर होते चले जो आपको हेल्प करेंगे। द रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1830-1848 वर अगेंस्ट कंजर्वेटिव रिजीम्स। तो जो रेवोल्यूशंस थे 1830-48 के जो भी हुए थे वो कंजर्वेटिव रिजीम्स के खिलाफ थे, यानी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स जो इस्टेब्लिश हुई थी उनके खिलाफ थे। अब आप पता लगाइए थे कि नहीं थे। द मिडिल क्लास एजुकेटेड एलिट लिबरल्स नेशनलिस्ट लेड द रेवोल्यूशंस। तो वैसे अगर आपको एकदम क्लियर पता चल जाए कि भाई रॉन्ग कौन सा है तो समझ जाओगे 3 बाकी सही हैं, आगे आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं कंफर्म है तो फिर आपको आगे पढ़ना चाहिए कि भाई कौन सा रॉन्ग हो सकता है, कौन सा रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए इसमें ये वाला जो है आपका कंजर्वेटिव रिजीम्स के खिलाफ था, ये तो सही है क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ ही इसलिए था क्योंकि वहाँ पे ऑटोक्रेसीज रिजीम इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और द मिडिल क्लास एजुकेटेड एलिट लिबरल्स नेशनली लेड द रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशंस जो है दे वर लेड बाय जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे, मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, जिसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, एलिट थे, ये सब लिखा गया है। तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो हाँ भाई ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब द कॉमर्शियल क्लासेज डिड नॉट सपोर्ट दीज रेवोल्यूशंस। तो अब आप बताइए कॉमर्शियल क्लासेज ने क्या सपोर्ट किया था रेवोल्यूशन को कि नहीं किया था? किया था। इसलिए ये वाला आंसर आपका सही माना जाएगा। कौन सा रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। कॉमर्शियल क्लासेज डिड नॉट सपोर्ट, नो दे सपोर्टेड। ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपका द जुलाई रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन। तो जो रेवोल्यूशंस जो भी हम पढ़ेंगे वो फ्रांस में तो भाई वो सक्सेस हो जाते थे, फ्रांस में दे सक्सीडेड। लेकिन और जगहों पर उनको सप्रेस कर दिया जाता था, जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स है ना, दे सप्रेस्ड। द जुलाई रेवोल्यूशन वाज सक्सेस ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, बाकी जो आगे हम इटली और जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन तो हम आगे देखेंगे, लेकिन रशियन एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कुचल देते थे। जुलाई रेवोल्यूशन ये जुलाई में हुआ था, इसलिए जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको।
और ये कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था कि इटली में हुआ था, या इन तीनों में से कोई नहीं हुआ था? भाई देखिए, ये हुआ था फ्रांस में, ठीक है, और इसलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर माना जाएगा। मैंने अभी यहाँ आपको बताया था, दरअसल ये 26 से लेके 29 जुलाई के बीच में और 3 ग्लोरियस डेज के रूप में भी इसे जाना जाता है। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है। जब 1815 में जब टीटी ऑफ वियना होती है तो रेस्टोरेशन होता है। जो कौन आता है, यस, जो 18 होता है, लुइस 18 बourbon डायनेस्टी, उसे बिठाया जाता है। फिर बाद में चार्ल्स 10 का शासन आता है। तो चार्ल्स 10 का जब शासन चल रहा होता है तो उसी के खिलाफ ये रेवोल्यूशन होता है, समझे, जुलाई रेवोल्यूशन। और फिर चार्ल्स 10 को गद्दी छोड़नी पड़ती है और फिर उसके बाद बैठाया जाता है लुइस फिलिप को, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1830, ये जुलाई रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1830 में हुआ था। और चार्ल्स 10 भगा था, फिर लुइस फिलिप को गद्दी बिठाया गया। तो फिर 1848 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है। मतलब जुलाई रेवोल्यूशन में लुइस फिलिप को बिठाया जाता है, चार्ल्स 10 को हटाया जाता है। और फिर जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होगा 1848 में, उस समय इस लुइस फिलिप को हटा दिया जाएगा, भाग जाएगा ये, जैसे चार्ल्स 10 चला गया था। और उसके बाद क्या होगा, कौन सा राजा गद्दी पे बैठेगा, तभी बताऊंगा जब इसका ट्यूटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद है बेल्जियम बिकेम अ फ्री नेशन थ्रू अ रेवोल्यूशन इन ब्रसल्स। देखिए, ब्रसल्स पॉलिटिकल साइंस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो शेयरिंग ऑफ पावर से रिलेटेड है चैप्टर, पावर शेयरिंग, उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो बेल्जियम है वो बड़ा ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का। और वहाँ पे एक चीज़ समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती, मैंने समझाया, लेकिन आप जाओ समझो वहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बट वो हमारा यहाँ पे नहीं है। तो ब्रसेल्स की राजधानी भी है। तो बेल्जियम जो है एक राष्ट्र बन गया था, फ्री नेशन बन गया था। अच्छा बताइए, फ्री नेशन का मतलब फिर किसका गुलाम था ये? क्योंकि देखिए, एक एमसीक्यू से तो तमाम एमसीक्यू बन सकते हैं ना। जैसे मैंने जुलाई रेवोल्यूशन का भी आपको क्वेश्चन दिखाया था यहाँ पे। अब वो इस जुलाई रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या कुछ भी पूछे तो फ्रांस में कौन सा रेवोल्यूशन 1830 में हुआ था, तो आप क्या बताओगे? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्री नेशन बन गया था एक रेवोल्यूशन के जरिए, ठीक है, और उसे बेल्जियन रेवोल्यूशन कहा जाता था, ठीक। और ये भी 1830 में ही हुआ था कि 1842 में मेरे मुंह से निकल ही गया। ये 1830 में हुआ था बेल्जियन रेवोल्यूशन। और किससे आज़ाद हुआ होगा, कुछ याद आ रहा है? 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो नीदरलैंड है उसके साथ बेल्जियम को मिला के द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम का, यूनाइटेड नीदरलैंड्स जिसे कहा जाता है, का गठन हुआ था। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट वाज इस्टेब्लिश्ड। फिर संघर्ष करते हैं लोग और फिर ये बेल्जियम जो है अपने आप को इसे अलग करता है 1830 में, घोषणा करता है, अपने को प्रोक्लेम करता है। तो क्लियर हो गया 1830 में, ठीक। तो 1830 में हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन होता है जिसे हम जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। और फिर उसके बाद 1830 में ही एक रेवोल्यूशन होता है बेल्जियम में, जिसकी वजह से नीदरलैंड से अलग हो जाता है। तो 1830 में होता है। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1830 के रेवोल्यूशन में नीदरलैंड से कौन अलग हुआ था, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी। इसके बाद अगला टॉपिक है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ग्रीक 15th सेंचुरी से ही वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, और ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। तो ग्रीक्स स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करने में कामयाब भी रहते हैं। कब शुरू हुआ था स्ट्रगल, कब जाके उन्हें सफलता मिलती है, कौन उनकी हेल्प करता है, मतलब तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्क्रीन में जो टॉपिक हम कवर करते हैं उसका नोट्स भी जो मेरा बनाया हुआ है साथ में दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्क्रीन में उतना जगह नहीं रहती और ये उसका ट्यूटोरियल है भी नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देखिए, ये जो सैम्पल पेपर है 2020-21 में पूछा गया था और यहाँ पे तमाम ट्रीटियाँ दी गई हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यही इसका राइट आंसर है।
कुस्तुनतुनिया कहा जाता था उस वक्त। और अब तो जो ऑटोमन एम्पायर है वो किस नाम से जाना जाता है? सिकुड़ गया ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स ने उसकी कमर तोड़ दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कमर तोड़ दी और फिर खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। आज वो टर्की के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये। और क्या क्वेश्चन है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो भूलना नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग कलर में दे दिया है। क्रेडल मतलब पालना, जिसमें कोई चीज़ पलती है। तो यूरोप की पूरी सिविलाइजेशन का पालना था, मतलब वहीं से पली बढ़ी। अगर आप यूरोप की सिविलाइजेशन समझनी है तो आप ग्रीस चले जाओ, वहाँ विरासत मिल जाएगी यूरोपियन कल्चर की, यूरोपियन सिविलाइजेशन की। इसलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, या कह सकते हो आप सेंटर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये किसको कहा जाता था? ग्रीस को कहा जाता था। और वीडियो पॉज करके आप पहले अपने आंसर बना लिया करो, तब मेरे डिस्कशन को देखा करो, ठीक है? ये मैंने आपको शुरू में गाइड कर दिया था, बार बार बोलूँगा तो फिर बड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ये आखिरी क्वेश्चन है इससे। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया नॉट ट्रू कि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है? तो पहला तो ये है कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलिट्स। तो भाई जो पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत परिवार के लोग थे, तो वो उनकी फीलिंग्स को ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने प्रभावित किया। मोबिलाइज करने का मतलब होता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया कि वो इकट्ठा हो हमारे कॉज के लिए, फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी दिलाने में मदद करें। और इट हैड बीन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो क्या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी हो गई। ये वास्तव में ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था नहीं। अभी मैंने बताया था आपको ना कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो अब पता चल गया कि इसका आंसर तो यही है, क्योंकि यही सही नहीं है, बाकी सब सही होंगे। द ग्रीक्स इन एग्जाइल एंड द वेस्ट। देखिए, जो ग्रीस में नहीं रहते थे, मतलब बाहर रहते थे यूरोप में, अन्य देशों में, तो उन्हें हम एग्जाइल का मतलब होता है बनवास। तो बनवास का मतलब अपने घर से बाहर। तो कुछ लोग ग्रीस छोड़ के चले गए थे, बाहर रहते थे। जैसे हमारे यहाँ भी है कई इंडियंस जो बाहर रहते हैं, वो क्या इंडिया की हेल्प नहीं करते? तो उस प्रकार से जो एग्ज़ाइल में यानी ग्रीस में नहीं रहते थे, जो ग्रीक वासी, वो सपोर्ट करते थे। और वेस्ट यूरोपियंस यानी जो यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले लोग थे, खासकर जो पश्चिमी जगत के लोग, वो लोग भी सपोर्ट करने के लिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूर आए। हालांकि उसका काफ़ी कुछ कारण तो रिलीजियस था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था और ग्रीक कल्चर एक क्रिश्चियन कल्चर आप कह सकते हैं। तो पूरी की पूरी जहाँ से यूरोपियन कल्चर पली बढ़ी, शुरुआत हुई, वही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो लोग आए सपोर्ट करने के लिए। और एक ये लॉर्ड बायरन, कुछ पर्सन्स के भी नाम आपको पता होने चाहिए। लॉर्ड बायरन का क्यों यहाँ पे मैंने दिया लॉर्ड बायरन को? इसलिए कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट था, जैसे यहाँ लिखा गया है, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने फंड रेज किया था। और वो फील्ड पर लड़ने के लिए भी गए थे, लेकिन युद्ध में पार्टिसिपेट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई, बुखार आ गया था। तो ये हुआ, ठीक है। इसके बाद का जो ट्यूटोरियल है वो मैं इसी के अगले ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। और एक इमेज भी है इससे रिलेटिव, से देख लें। देखिए, ये मैसेकर एट चियोस एक द्वीप है, और ये ग्रीस से काफ़ी हट कर, और ये टर्की के पास है। तो उस वक्त तो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था ही ये। और ये यूजीन डेलाक्रोआ की बनाई हुई है 1824 की, मतलब जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपने चरम पर था, ठीक है ना। और इसे ठीक है, नाम किसका है हमने बता दिया, पेंटिंग का नाम क्या है ये भी हमने बता दिया। और ये जो पेंटर थे यूजीन डेलाक्रोआ, ये फ्रेंच पेंटर थे। और ये एक प्रकार से हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे। आज रोमांटिक मूवमेंट पे हम अगला ट्यूटोरियल लेंगे। और क्या हम पढ़ सकते हैं कि इसमें जो दिखा रहे हैं आपको कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा जो ग्रीक्स हैं, उन्हें जो तुर्क्स थे उन्होंने मार दिया था। मतलब वही जो टर्की या ऑटोमन एम्पायर के जो सैनिक थे उन्होंने मारा था। और एक द्वीप है ये, और ये इस इंसिडेंट को उन्होंने पेंटिंग के ज़रिए दिखाया है। और यहाँ पे देखिए, औरतों पर, बच्चों पर जुल्म ढाया जा रहा है, और अच्छे खासे कलर्स का यूज हुआ है। और इस पेंटिंग के ज़रिए वो एक अपील करते हैं कि इमोशंस
ऑफ द स्पेक्टेटर्स, कि जो इसे देखे वो कम से कम सिंपैथाइज फील करे, एम्पैथी उसके अंदर जागृत होनी चाहिए कि हाँ हमें ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ है। वैसे भी रोमांटिक मूवमेंट जो है वो इमोशंस पर और फीलिंग्स को ही प्रभावित करने के लिए शुरू हुआ था। तो अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। बाय बाय, थैंक यू।